हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 के सभी स्टूडेंट का डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स जो पॉलिटिकल साइंस का है, वैश्वीकरण की समझ, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर यूनिट 1 का, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा वैश्वीकरण, उसका अर्थ और विवाद और उसके आयाम। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो आयाम है, आयाम वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आयाम जो है, आयाम को ही हम जो है परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं, और आयाम को ही हम लोग जो है दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आयाम को ही हम नजरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किसी भी चीज का परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, नजरिया, आयाम या प्रकार, ठीक है, तो ये सब सेम होता है। तो वैश्वीकरण के जितने भी प्रकार हैं, आयाम हैं, वो कौन कौन से हैं? आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि वैश्वीकरण क्या है, उसका अर्थ, उसका वाद विवाद, उसके आयाम, सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 जो कि हमारा है टॉपिक वैश्वीकरण। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रो की बात करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि 20वीं सदी में 90 के दशक से लेकर 21वीं सदी के दूसरे दशक तक के मध्य में वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ही नहीं बल्कि राष्ट्रों की आंतरिक नीतियों को भी प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख विचार रहा है। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसका अर्थ है, एक्चुअल में जो वैश्वीकरण है, जो वर्ड है, इसको हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं, इसको हम जगतीकरण भी कहते हैं, इसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं, और इसी को हम इंग्लिश के अंदर ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या जगतीकरण जो एक प्रक्रिया है, जबकि वैश्वीकृत विश्व लक्ष्य जिसे हासिल किया जाना है, मूलतः यह एक आर्थिक संकल्पना है, परंतु इसके अंदर राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी आयाम भी इसके अंदर शामिल है। अब वैश्वीकरण क्या है? ये क्वेश्चन आता है कि जी वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, इसके आयाम क्या हैं। तो इसके लिए वैश्वीकरण की कोई सार्वभौमिक या सुनिश्चित परिभाषा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति, वस्तु, पूंजी या विचारों का बिना किसी रोक टोक के प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब वैश्वीकरण से अभिप्राय भौगोलिक सीमाओं का ना होना और भौगोलिक दूरियों की समाप्ति को माना जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करती है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? ये वैश्वीकरण होगा। घरेलू बाजार में सक्रिय बाजारी शक्तियां और राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आकर अपनी क्रिया विधि को भी करना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि अगर हम साधारण शब्दों में बोले तो व्यक्ति, वस्तु, पूंजी या विचारों का आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक के वैश्वीकरण कहलाता है। तो यहां तक आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बाद में आगे यहां पर देखते हैं कि वर्तमान युग में वैश्वीकरण केवल आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ही संपादित नहीं हो रहा है, बल्कि यह सांस्कृतिक रूप, राजनीतिक परिदृश्य से भी बढ़ता चला जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण ही राष्ट्रों के मध्य दूरियां सिमटती जा रही हैं और विश्व बाजार की परिकल्पना मूर्त रूप ग्रहण कर रही है। और विश्व बाजार की जो है परिकल्पना क्या हो रही है? वो मूर्त रूप ग्रहण करती चली जा रही है। इसने संपूर्ण राष्ट्र को एक करके वैश्विक ग्राम की संकल्पना को प्रस्तुत की है। यानी कि इसने क्या करा है? संपूर्ण जो राष्ट्र है उसको एक वैश्विक ग्राम बना दिया। वैश्विक ग्राम का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो ये है, जो विश्व है, वो पूरा का पूरा एक ग्राम बन चुका है, एक मुट्ठी मुट्ठी के अंदर जो है वो तब्दील हो चुका है, बहुत छोटा हो गया है। यानी कि पूरी दुनिया एक मुट्ठी के अंदर आ चुकी है वैश्वीकरण की वजह से। आज हम यहाँ बैठे बैठे यूएसए में वीडियो कॉल करके जो है सामने वाले का फेस देख सकते हैं। आज मैं बैठे बैठे यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान मंगा सकता हूँ। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से संपन्न हो पाई है? ये सारी चीजें संपन्न हो पाई है वैश्वीकरण की वजह से। अब वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण अलादीन के चिराग के जिन की तरह है, जिसने एकाएक 20वीं शताब्दी में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि इसका स्वरूप तो प्राचीन काल से ही विकसित होता चला आ रहा है। स्टार्टिंग से ही हम बात करें तो ये वैश्वीकरण अचानक से नहीं आया है, इसको समय लगा आने में। तो प्राचीन काल से ही विकसित होता आया है। और इतिहासकार बताते हैं कि साधु, महात्मा, राजा तब धन, शक्ति व ज्ञान की खोज में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए दूर दराज की यात्राएं करते थे। अब रेशम मार्ग को जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, जो विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ता था, आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था, वैश्वीकरण का प्रारंभिक चरण माना जाता है। तो वैश्वीकरण का जो प्रारंभिक चरण है वो इसी समय को माना जाता है, जो ये चीज आपको यहाँ पर मैंने बताई है। इसके बाद हम बात करें मध्यकाल की। तो मध्यकाल में क्या बताया गया? देखिए कि मध्यकाल में जो चंगेज खान था और जो तैमूर लंग थे, इनके साम्राज्य ने विश्व के एक बड़े भूभाग को जोड़ा। और इसने क्या करा कि आधुनिक वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप माना जा सकता है। यानी कि जो मध्यकाल था, मध्यकाल को बोला गया है कि वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप है।
और परंतु वास्तविक वैश्वीकरण की जो शुरुआत है वो कब हुई है? आधुनिक काल में, यानी कि आज जो वर्तमान में है। तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात में यूरोप और अफ्रीका देशों के मध्य व्यापारिक संपर्कों में विस्तार में देखी जा सकती है कि जो यूरोप और अफ्रीका के देशों के बीच में जो व्यापारिक संपर्क हुए हैं ना, यही जो है वैश्वीकरण है। और 1992 में कोलंबस द्वारा जब अमेरिका की खोज की गई थी तो संपूर्ण घटना को ही बदल दिया। और आगे चलकर 18वीं सदी में पुर्तगाल के व्यापारियों ने क्या करा कि जो अफ्रीकी महाद्वीप में अपने व्यापार का प्रसार करते हुए फैक्ट्री की स्थापना की। तो जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर किसी व्यापार, वस्तु, विचार या फिर किसी भी प्रकार के व्यक्ति का आवागमन होता है और बिना किसी रोक टोक के कोई प्रभाव होता है तो वैश्वीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 19वीं सदी का वैश्वीकरण मुख्यतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया से प्रभावित है, संबंधित है। इसके अंतर्गत बहुत सारी घरेलू वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम कीमतों पर होता था। अब निरंतर जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ? वस्तुओं की मांग सदैव बनी रहती थी धीरे धीरे। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ? जिस वैश्वीकरण के युग की बात की जाती है, आज हम जिस वैश्वीकरण के युग की बात करते हैं वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार है। आज बड़ी बड़ी जो एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो जो बढ़ती चली जा रही हैं, वो किस वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। तो जो यूरोप और अमेरिका में स्थापित थी वो वैश्विक स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में हुई तकनीकी विकास, नवीन ज्ञान व उत्पादन के विकास से संबंधित है। अब अंतर्राष्ट्रीय यातायात और जनसंचार के माध्यमों की भूमिका वैश्वीकरण के प्रसार से निर्णायक सिद्ध हुई है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय यातायात हुआ। आज अगर हम बात करें कि भाई संचार की बात करें, जनसंचार की बात करें, तो इसके माध्यमों की भूमिका जो है वैश्वीकरण के प्रसार में निर्णायक सिद्ध हुई है। विद्वानों का यह भी मत है कि वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन जो है 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों यानी कि 1980 और 1990 के दशक में, जब शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ के बिखराव के बाद में आम हो गया। तो शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ के बिखराव के बाद में इस चीज को और ज्यादा देखा जाने लगा। तो कहा जा सकता है 1990 का जो दशक था वो वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जा सकती है, किसमें? आधुनिक काल के अंदर। ठीक है। अब वैश्वीकरण की असहमति और विरोध। ठीक है। अब वैश्वीकरण की असहमति और विरोध जो है इसमें क्या है देखिए, तो सन 1990 के मध्य में या उसके दशक से लेकर वर्तमान समय तक वैश्वीकरण सबसे ज्यादा, ठीक है, संदेहास्पद और विवादास्पद परिघटना बनी रही है। बहुत ज्यादा डाउटफुल रहा है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउटफुल रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर रहे हैं। इस विवाद ने विचार, राजनीति, अर्थव्यवस्था के दायरों को वैश्वीकरण के समर्थकों और आलोचकों में विभाजित कर दिया। वैश्वीकरण विरोधी सभी आलोचकों का मत है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विश्व के बड़े शासक अभिजनों ने अपने निजी स्वार्थों हेतु विश्व बाजार का प्रसार करने के लिए पूंजीवादी वैश्वीकरण के नेटवर्क का निर्माण किया। अब इसने क्या करा कि विश्व व्यापार का, बाजार का प्रसार करने के लिए जो पूंजीवादी नेटवर्क था उसका जो है इसने निर्माण किया धीरे धीरे। और उसके बाद यहां हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के दबावों के अंतर्गत, अब वैश्वीकरण का इतना दबाव आ रहा था उसके अंतर्गत पिछले 30 वर्षों में विकासशील देशों के पूंजी बाजारों की संरचना और उसका आकार बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब विकासशील देश कौन कौन से मैंने आपको बता देखो, डेवलप कंट्रीज होती हैं, ठीक है, अंडर डेवलप होती है आपकी, तो जो विकसित होती है वो आपकी कौन सी? जैसे कि अमेरिका विकसित है। ठीक है। अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड है तो ये कौन सी है? ये आपकी जैसे विकासशील जो है तो है ना, प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस चल रहा है वो कौन सा? जैसे इंडिया हो गया। तो ऐसे ही पिछले 30 वर्षों में जो विकासशील देश थे इनके पूंजी बाजारों की संरचना में बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन आया है। अब पूंजी बाजारों से नियंत्रण हटाने पर बल देना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बना हुआ है। उसके आगे हम देखते हैं तो पूंजीवादी वैश्वीकरण के विरुद्ध संपूर्ण विश्व में 2 स्तरों पर संघर्ष चलाया जा रहा है। एक तरफ तो जमीनी लामबंदी की जा रही है। जमीनी लामबंदी का मतलब क्या होता है? जब कोई एक ही जगह पर आई एम सॉरी, जमीनी लामबंदी का मतलब क्या होता है? जब देखो यहाँ पर आपको ये चीजें, जो जमीनी लामबंदी का मतलब क्या है कि आपके पास में छोटी छोटी से टुकड़े हैं, ठीक है, इनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जा रहा है। ठीक है। अब दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष कार्रवाई और नागरिक अवज्ञा की, अवज्ञा का मतलब होता है मना करना, विकेंद्रीकृत जन मुहिमें चलाई गई थी। अब कुछ प्रमुख जमीनी स्तर के संगठन इस प्रकार उभर के सामने, इसमें भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन था, दक्षिण अफ्रीका में भूमिहीन जन आंदोलन था, और वैश्विक स्तर पर जो है पीपल्स ग्लोबल एक्शन नेटवर्क और विश्व सामाजिक मंच के द्वारा वैश्वीकरण के विरुद्ध सक्रिय विभिन्न भिन्न शक्तियों का व्यापक विरोध प्रदर्शन और एकजुटता प्रदर्शित करने वाले जन समारोह में भी उतारा जाता रहा है। तो ऐसे कई आपके जो संगठन बने थे जो कि वैश्वीकरण का विरोध भी करते हैं। तो वैश्वीकरण विरोधी संघर्षों को एक स्थायी मंच प्रदान करने का श्रेय जो है किसको जाता है? वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व सामाजिक मंच को जाता है। ठीक है। तो सॉरी,
विश्व सामाजिक मंच को जाता है इसका वो, और जो आगे बताया गया है कि इसको वैश्वीकरण समर्थक जो है विश्व आर्थिक मंच को मुकाबले एक प्रति मंच खड़ा करने के उद्देश्य से संकल्पित किया गया है। इसको क्या बोला गया है, यानी कि इसने क्या करा है, वैश्वीकरण का विरोध किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो वैश्वीकरण के आलोचकों की जो दूसरी धारा है वो क्या है, वो कहते हैं कि राष्ट्रीयवाद और संरक्षणवाद का समर्थन करने के बजाय विश्व को राष्ट्रीय सीमाओं में बांधने और बांटने के सख्त खिलाफ है। उन्होंने नो बॉर्डर नेटवर्क जैसी संस्थाएं बना रखी है, नो बॉर्डर जैसी संस्थाएं और नो नेटवर्क बॉर्डर जैसी संस्थाएं बना रखी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो वैश्वीकरण वैकल्पिक दृष्टिकोण, तो वैश्वीकरण के युग में मुक्त व्यापार नीतियों के लागू होने और सामाजिक सेवाओं के बढ़ते निजीकरण ने विश्वव्यापी पर्यावरण और श्रमिकों के मूल्य पर पूंजीपतियों के लिए धन के संचय की सुविधा प्रदान की। धन का संचय का मतलब इकट्ठा करना है ना। तो नव उदारवादी जो वैश्वीकरण है, जो पूंजीवाद का उच्चतम स्तर माना जाता है, यह अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर प्रमुख क्षेत्र पर हावी है। ये वैकल्पिक दृष्टिकोण है इसका। इन प्रमुख प्रवृत्तियों और वर्तमान वैश्विक आर्थिक संगठन को ध्यान में रखते हुए निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण ने बहुसंख्यक लोगों के हितों की अनदेखी की है और आर्थिक पर्यावरणीय दोनों के रूप में अस्थिर भी संदिग्ध रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम बात करें कि जो वैकल्पिक वैश्वीकरण के समर्थकों के विचार की बात करें तो वो क्या कहते हैं और वैश्वीकरण का विचार जो है इसके बारे में वो क्या होता है, तो यहाँ पर आपको यही चीजें समझनी है बस। और इस अध्याय के अंदर आपको बस इतना आपको समझ लेना है, ये आपका लेसन नंबर 1 यानी कि वैश्वीकरण वाला क्लियर हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखकर बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।